हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम आपको क्लास 10th ज्योग्राफी का एनसीईआरटी का दूसरा अध्याय करवाएंगे, जिसका नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन। बहुत ही इम्पोर्टेंट यह अध्याय है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसका देखते हैं कि इसमें क्या है। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको यहाँ से मिलेंगे। देखिए, नारक मेरे ईश्वर, लेप्चाओं की दुनिया में आप संगीत के जनक हैं। ओह नारक मेरे ईश्वर, मुझे स्वयं को आपको समर्पित करने दे। मुझे आप अपना संगीत झरनों, नदियों, पर्वतों, वनों, कीटों और जानवरों से ग्रहण करने दे। मुझे आप अपना संगीत मधुर समीर से ग्रहण करने दे और इसे आपको ही समर्पित करने दे। ये जो है शब्दार्थ यहाँ पर थे, और यह जो है स्रोत पश्चिम बंगाल के उत्तरी भागों का लेप्चा लोक संगीत है। आगे चलेंगे। इसमें लिखा गया है कि इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीवों और बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वटवृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसका हम मात्र एक हिस्सा हैं और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। आगे है कि उदाहरणतया वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं, और मृदा जो अनाज पैदा करती है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। पौधे, पशु और सूक्ष्मजीवी इनका पुनः सृजन करते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक हैं जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। आगे है कि वन्य जीवन और कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधताएं पाई जाती हैं। यह आकार और कार्य में विभिन्न हैं, परंतु अंतर्निर्भरताओं के जटिल जाल द्वारा इस तंत्र में गुंथी हुई है। आगे पॉइंट में देखेंगे तो लिखा गया है कि भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। तो यदि आप आसपास नज़र दौड़ाते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। वास्तव में भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यहाँ विश्व के सारी जैव उपजातियों की 8% जो है संख्या लगभग 16 लाख पाई जाती है। ये अभी खोजी जाने वाली उपजातियों से 2 या 3 गुना है। आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्य जीव संसाधनों के क्षेत्रफल और किस्मों के बारे में पढ़ चुके हैं। आपने सोचा होगा कि इन संसाधनों का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है। ये विभिन्न वनस्पति जात और प्राणी जात हमारे हर रोज के जीवन में इतने गुथे हुए हैं कि हम इसकी कदर नहीं करते, परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना के कारण पिछले कुछ समय से इन संसाधनों पर भारी दबाव बढ़ा है। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में लगभग 81,000 वन्य जीवन उपजातियां और लगभग 47,000 वनस्पति उपजातियां पाई जाती है। वनस्पतियां उपजातियों में लगभग 15,000 उपजातियां भारतीय मूल की स्थानीय है। देखिए, इसमें आगे है कि भारत में वन्य और वन्य जीवन का संरक्षण। वन्य जीवन और वनों में तेज गति से हो रहे ह्रास के कारण इनका संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है। परंतु हमें वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक क्यों है, क्वेश्चन है। देखिए, संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है तथा हमारे जीवन साध्य संसाधन जैसे कि जल, वायु और मृदा बने रहते हैं।
यह विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन्स जेनेटिक विविधता को भी संरक्षित करती है। उदाहरण के तौर पर हम कृषि में अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर हैं। जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर निर्भर है। आगे देखेंगे जिसमें आपको चित्र दिख रहा है, यह है शांत घाटी की मुखली नर्सरी में आदिवासी युवतियां बांस का पौधे लगाते हुए ये दिखाई दे रहे हैं आपको, बांस के पौधे लगाते हुए। और एक तस्वीर आपको यहाँ पर है जिसमें छोटे छोटे जंगली उत्पादों को बेचती आदिवासी महिलाएं। और यहाँ पर एक तस्वीर है जो कि सूखी पत्तियों को एकत्रित करती आदिवासी महिलाएं। आगे चलेंगे जिसमें लिखा गया है कि 1960 और 1970 के दशकों के दौरान पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन्यजीवन सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की। भारतीय वन्य जीवन मतलब रक्षण अधिनियम 1972 बहुत ही इम्पोर्टेंट, पूछा बहुत बार गया है। 1972 में लागू किया गया, जिसमें वन्य जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे। सारे भारत में आरक्षित प्रजातियों की सूची भी प्रकाशित की गई। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर, शिकार प्रतिबंधन पर, वन्य जीव आवासों का कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर प्रबल जोर दिया गया। तत्पश्चात केंद्रीय सरकार व कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए, जिनके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। आगे है कि केंद्रीय सरकार ने कई परियोजनाओं की भी घोषणा की, जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन्य प्राणियों को रक्षण प्रदान करना था। इन प्राणियों में बाघ, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरन, हंगोल, 3 प्रकार के मगरमच्छ जो स्वस्थ जल मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ और घड़ियाल, एशियाई शेर और अन्य प्राणी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरन, चिंकारा, भारतीय गोंडवाना और हिम तेंदुआ आदि के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानून रक्षण दिया गया है। अब देखिए बाघ परियोजना। वन्य जीवन संरचना में बाघ मतलब टाइगर एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में बाघों की अनुमानित संख्या 55,000 से घटकर मात्र 1827 रह गई है। बाघों को मारकर उनको व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना और जनसंख्या में वृद्धि बाघों की घटती संख्या के मुख्य कारण हैं। बाघों की खाल का व्यापार और उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में प्रयोग के कारण यह जाति विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई। चूँकि भारत और नेपाल दुनिया की 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध करवाते हैं, अतः ये देश की शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने वाले के मुख्य निशाने पर हैं। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है और इसकी शुरुआत 1973 में की गई। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है, अपितु एक सींग वाला गेंडा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। यहाँ पर हिरन भी आपको, काजीरंगा उद्यान में जो है गेंडा और हिरन। आगे है कि इसका उद्देश्य जो है बहुत बड़े आकार में जैव जाति को भी बचाना है। उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और राजस्थान में सरिस्का वन्यजीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण हैं। अभी हाल ही
में जो है एक और बाघ रिजर्व, टाइगर रिजर्व जो है संरक्षित किया गया, वह मध्य प्रदेश में दुर्गावती। अगला देखेंगे यहाँ पर यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है कि आजकल आजकल संरक्षण परियोजनाओं जैव विविधताओं पर केंद्रित होती है, न कि इसके विभिन्न घटकों पर। संरक्षण के विभिन्न तरीकों की गहनता से खोज की जा रही है। संरक्षण नियोजन में कीटों को भी महत्व मिल रहा है। वन्य जीव अधिनियम 1980 और 1986 के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृंगों और एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया है। 1991 में पौधों की 6 जातियां पहली बार सूची में रखी गई। यहाँ पर क्रियाकलाप में जानकारी प्राप्त करने के लिए कहता है वन्यजीव पशु विहार और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। आगे हम देखेंगे जिसमें लिखा गया है वन्य और वन्यजीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। इसमें देखिए लिखा गया है यदि हम वन और वन्य जीव संसाधनों को संरक्षित करना चाहें तो उनका प्रबंधन, नियंत्रण और विनियमन अपेक्षाकृत कठिन है। भारत में अधिकतर वन और वन्य जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप में सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या वन विभाग अथवा वन विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में है। इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। पहला है आरक्षित वन। आरक्षित वन वो वन देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहां तक वन और वन प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। दूसरा होता है रक्षित वन। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित वन है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए उनकी सुरक्षा की जाती है। तीसरा है अवर्गीकृत वन। देखिए अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में है, अब अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। आगे देखेंगे जिसमें लिखा गया है कि आरक्षित और रक्षित वन ऐसे अस्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में अस्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का भी 75% है। इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुल वनों में एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है, जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में ये आपको दिख रहा है ब्रिंक, जो कि यहाँ पर उपयुक्त समस्याओं के निदान के कारण ज्ञात कर सकते हैं कि बहुत सारे आपको जो वन्य जीव हैं जो नहर, नाली और यहाँ पर नदियों में पाए जाते हैं, ये जो है घड़ियाल है। ये देख सकते हैं, ये घड़ियाल ऑन द ब्रिंक। आपको यहाँ पर बहुत सारे पशु पक्षी भी देखने को मिल रहे हैं नदी के किनारे। आगे हम देखेंगे जिसमें अधिकतर वन क्षेत्र क्या होता है, अवर्गीकृत वन है तथा स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में है। अब देखिए समुदाय और वन संरक्षण। समुदाय और वन संरक्षण में आपको मिलेगा कि वन संरक्षण की नीतियाँ हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। हम जो है आमतौर पर इस बात से अनजान हैं कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हैं, क्योंकि इसी से ही दीर्घकाल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गांवों के लोग वन्य जीव रक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत है। कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं और सरकार की ओर से हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं।
राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांवों के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरवदेव डाकब सेंचुरी घोषित कर दी, जिसके अपने ही नियम कानून हैं जो शिकार वर्जित करते हैं तथा बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहाँ के वन्य जीव को बचाते हैं। अब देखिए एक जो बात है यहाँ पर कि पवित्र पेड़ों के झुरमुट विविध और दुर्लभ जातियों की संपत्ति। लिखा गया कि प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है, जिसका जिसका आधार प्रकृति के हर रूप की रक्षा करना है। इन्हीं विश्वासों के विभिन्न वनों को मूल एवं को मारे रूप से बचा कर रखा है, जिन्हें पवित्र पेड़ों के झुरमुट मतलब देवी देवताओं के वन कहते हैं। वनों के इन भागों में या तो वनों के ऐसे बड़े भागों में स्थानीय लोग ही घुसते तथा न ही किसी और को छेड़छाड़ करने देते। कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कंदव के पेड़ों की पूजा करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया। ओडिशा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करती हैं। हम में से बहुत से व्यक्ति पीपल और वट वृक्ष को पवित्र मानते हैं। यहाँ से बीपीएससी क्वेश्चन इस बार पूछा था। आगे है कि यहाँ पर भारतीय समाज में अनेक संस्कृतियाँ हैं और प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और इसकी कृतियों को संरक्षित करने के अपने पारंपरिक तरीके हैं। आमतौर पर झरनों, पहाड़ी चोटियों, पेड़ों और पशुओं की को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। आप अनेक मंदिरों के आसपास बंदर और लंगूर पाएंगे। उपासक उन्हें खिलाते पिलाते हैं और मंदिर के भक्तों में गिनते हैं। राजस्थान में बिश्नोई गांवों के आसपास काले हिरन, चिंकारा और नीलगाय और मोरों के झुंड देख सकते हैं, जो वहां के समुदाय का अभिन्न हिस्सा है और कोई उनको नुकसान नहीं पहुंचाता। यही है कि रीति रिवाज क्रियाकलाप में है कि रीति रिवाज और लेख, इसमें एक लेख लिखने पर्यावरण के बचाव संरक्षण में मदद करते हैं। ये सब क्रियाकलाप में आपको करना है। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में ही कामयाब नहीं रहा, अपितु यह भी दिखाया कि स्थानीय पौधे की जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। पारंपरिक संरक्षण तरीकों को पुनर्जीवित अथवा पारिस्थितिकी कृषि के नए तरीके का विकास अब व्यापक हो गया है। टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवदा नय ने दिखा दिया कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विभिन्न फसली उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार कृषि उत्पादन संभव है। आगे है कि भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम क्षरित वनों के प्रबंध और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। औपचारिक रूप में इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में हुई, जब ओडिशा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन क्षरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है और इसमें गांव के स्तर पर गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती है, जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप में कार्य करते हैं। इसके बदले ये समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे गैर इमारती वन उत्पादों के हकदारी होते हैं तथा सफल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ी लाभ में भी भागीदार होते हैं। भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रिया
संवेदनशीलताओं से सीख मिलती है कि स्थानीय समुदायों को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए, परंतु स्थानीय समुदायों को फैसले लेने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका में आने में भी देर है। अतः वे ही विकास क्रियाएं मान्य होनी चाहिए जो जनमानस पर केंद्रित हो, पर्यावरण हितैषी हो और आर्थिक रूप से प्रतिफलित हो। यहाँ पर एक बात दिया गया है जो कि लिखा गया है कि विशेष और सीमित पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता और दानशीलतापूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं में भेंट करता है। यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। यह गौतम बुद्ध 487 ईस्वी पूर्व में कहा गया। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन यहाँ पर आप एक देख सकते हैं, जिसमें इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन है और सभी जो है इसमें करते हैं। ठीक है, अब अगला देखेंगे जिसमें यहाँ पर मेल करना है आरक्षित वन और रक्षित वन और जो अवर्गीकृत वन हैं। देखिए, आरक्षित वन जो होता है क्या होता है, इसमें सरकार व्यक्तियों के निजी और समुदायों के अधीन अन्य वन और बंजर भूमि ये और दूसरा है कि वन और वन्य जीव संसाधन संरक्षण के दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान वन और वन्य भूमि जो और अधिक क्षरण से बचाए जा सके। देखिए, यहाँ पर जो अधिक क्षरण से आरक्षित वन होता है, जो रक्षित वन और अवर्गीकृत वन जो यहाँ पर पहला हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका मिलान। यहाँ पर जो क्वेश्चन कुछ हैं इसको आप देखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। हमने इसका पूरा का पूरा चैप्टर का अध्ययन किया। आपने देखा कि यहाँ से वन के बारे में क्वेश्चन बहुत ही बनते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।